छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं पब्लिक इंटरेस्ट वाला पटियाल। जोगिंदर पटियाल की खास बात यह है कि उसका कमिटमेंट केवल देश की पब्लिक से है, पब्लिक के इंटरेस्ट में है। मैं किसी से दबता नहीं, अपने दर्शकों को वो जानकारी देता हूं ताकि वो असली नकली का फर्क कर सके, ताकतवर के सामने कमजोर ना पड़े। वो पहला परीक्षण आज दिल्ली की राजनीति का होगा, जहां जेल में सरकार है, लेकिन उसी आरोप में एक बड़े नेता संजय सिंह को आज बेल मिल गई। आज केजरीवाल की पत्नी ने विधायकों और मंत्रियों को अपने घर बुलाया, उनके साथ मीटिंग की। विधायकों ने कह दिया कि जेल से ही चलती रहेगी सरकार। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दिन भर लड़ते रहे। अब दिल्ली में सुनीता की ताजपोशी होगी या फिर यहां भी वॉशिंग मशीन की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि संजय सिंह की जमानत का विरोध ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया है। दूसरा परीक्षण बाजार और ऑनलाइन खाने की शुद्धता का होगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि देश का खाना कितना खराब है। कल हमने पंजाब के पटियाला की खबर दिखाई थी। एक बच्ची ने जोमेटो से जन्मदिन का केक मंगाया, खाया और उसकी मौत हो गई। लेकिन आज पता चला कि बाजार में बड़ी बड़ी दुकानों के पनीर, चीज और मसाले सब बेकार हैं। बड़ा खतरनाक है ये खेल। देश को मौत वाले खाने से कौन बचाएगा? मेरे साथ सरकार से ये आप भी पूछिए। देश में सबसे प्रदूषित शहर में एक को पकड़कर जबरन शादी करा दी गई, क्योंकि उसके पास सरकारी नौकरी थी। चुनाव के मौसम में सरकारी नौकरी के क्रेज और बेरोजगारी पर आईएलओ के आंकड़े का परीक्षण करेंगे आज। मेरे साथ इसे जरूर देखें और जो वोट मांगने आए उससे पूछिए कि रोजगार का क्या करोगे। देश में 50% से अधिक शादियां ऑनलाइन रिश्तों के जरिए हो रही हैं। यहां धोखेबाजी भी बढ़ गई है। एक बीमा एजेंट ने 70 लड़कियों को शादी का झांसा देकर लूट लिया। ऑनलाइन फ्रॉड की मुंह दिखाई मेरे साथ कीजिएगा आज, ताकि शादी में शगुन मिले, साजिश नहीं। आज पटियाल दिल्ली के जेल, बेल और चुनावी खेल का परीक्षण करेगा और यह जानने की भी कोशिश करेगा कि क्या दिल्ली में वॉशिंग मशीन की एंट्री हो गई है। आज देश की राजनीति को बड़ा सरप्राइज मिला। दिल्ली के कुख्यात शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईडी ने बेल का विरोध नहीं किया। और बड़ी बात यह भी है कि संजय सिंह को ऐसे वक्त में जमानत मिली है जब खुद आम आदमी पार्टी के संरक्षक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में है। दिल्ली की सरकार जेल से ही चल रही है। बाहर से सरकार चलाने के लिए नए उत्तराधिकारी की तलाश भी जारी है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या संजय सिंह सुनीता केजरीवाल की ताजपोशी के लिए बाहर आए हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या संजय सिंह की जमानत को आधार बनाकर मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को भी जमानत मिल जाएगी? इन सवालों का जवाब आपको पटियाल आगे जरूर देगा। दिल्ली शराब नीति कथित घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस बीच कई बार संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज हुई। संजय सिंह 180 से ज्यादा दिन जेल में रहे। फिलहाल संजय सिंह इलाज के लिए ILBS अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं उनका इलाज चल रहा था जब उनको यह जमानत की खबर आई। सवाल है, संजय की रिहाई कब होगी? दरअसल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पहले राउज एवेन्यू कोर्ट जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में बेल कंडीशन तय होंगी। बेल बॉन्ड भरने के बाद संजय का रिलीज ऑर्डर तिहाड़ जेल को भेजा जाएगा। इसके बाद जेल प्रशासन बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा और बड़े अधिकारी अस्पताल में ही संजय सिंह के साइन करवाएंगे। अस्पताल से ही संजय सिंह को रिहा कर दिया जाएगा। संजय सिंह की रिहाई की खबर आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए बहुत बड़ी राहत बनकर आई है। ऐसे समय में जब दिल्ली की सरकार और आम आदमी पार्टी दोनों ही संकट में है, क्या संजय सिंह आम आदमी पार्टी के संकट मोचक बनेंगे? मंगलवार के दिन आम आदमी पार्टी के ऊपर जो संकट था, वो संकट मोचक हनुमान जी ने कुछ संकट कम किए। उन पे दबाव बनाया गया, उनको धमकाया गया, उनको जेल में डाला गया, जब तक उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ गवाही नहीं दी। आज ये बात सिद्ध हो गया
कि भाजपा के ईडी के पास कोई सबूत नहीं हमारे खिलाफ। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के दबाव में हमें जेल में रख रहे हैं। स्पष्ट है कि ये पूरा एक साजिश थी। आज भगवान जी हमारे साथ हैं, बजरंगबली हमारे साथ है, सच की जीत हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जब मनी ट्रेल ही नहीं मिली तो हिरासत में रखने का क्या मतलब है। चुनाव का समय है और बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को बिना वजह जेल में रखना ठीक नहीं, तो बेल हुआ है, उसका स्वागत है। तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और इस देश का न्यायालय धीमे धीमे सभी को जेल से बाहर कर देगा और जीत आखिरी में सत्य की होगी। दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाले में संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर पार्टी ही नहीं, उनका परिवार भी खुश है। संजय सिंह की पत्नी और मां ने पब्लिक इंटरेस्ट की टीम से बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। इतनी खुशी हुई कि हम क्या कहें कि मालिक की कितनी कृपा है, कितनी बड़ी कृपा है हमारे भगवान की। और एक निर्दोष बेटे को बेल मिली है। हाँ, बिल्कुल ईमानदार बेटे। आज का दिन बड़ा है क्योंकि ईडी के पास कोई सबूत नहीं थे, कोई उनके पास तथ्य नहीं थे, तो इसलिए उन लोगों ने आर्गुमेंट नहीं कर पाए और आज न्यायपालिका ने अच्छा डिसीजन दिया। तो हमको पूरी उम्मीद है न्यायपालिका पे कि जैसे संजय जी को आज राहत दिया वैसे वो हमारे तीनों भाइयों को राहत देंगे, तो वो जश्न, वो खुशी हम लोग फिर मनाएंगे। संजय सिंह की जमानत के क्या मायने हैं? संजय को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी की कितनी बड़ी जीत है? संजय को जमानत मिलने से क्या सुनीता केजरीवाल के सीएम बनने का रास्ता साफ हो गया है, या फिर संजय सिंह बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए जेल से बाहर आ रहे हैं? ये सब सवाल हैं। इन सवालों का परीक्षण मैं आगे करूंगा। पहले आज कोर्ट में जो कुछ हुआ आप वो जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में ईडी का संजय सिंह की जमानत का विरोध न करना ही संजय की रिहाई का सबसे बड़ा कारण बना। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि इस केस में जमानत पर बहस से पहले ही ईडी ने याचिकाकर्ता को रियायत दे दी है, ऐसे में उसे रिहा कर दिया जाए। बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, संजय सिंह को दी गई छूट को उदाहरण की तरह देखकर सभी मामलों में लागू नहीं किया जा सकता। मतलब दिल्ली शराब नीति घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बाकी नेता संजय की जमानत के आधार पर कोर्ट में आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो कार्रवाई पूरी हुई। पहले लंच के पहले कोर्ट ने यह कहा कि भाई जैसा आर्गुमेंट चला है उस आधार पे संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आप इस पे जो है इंस्ट्रक्शंस लेकर आइए और हमें बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिखा दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो आपके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। ईडी आई, ईडी ने कहा कि जी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और इनको बेल दे दी जाए। तो संजय सिंह को बेल दे दी गई है। संजय सिंह को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत जो है दे दी है। कोई कंडीशन नहीं है। जो जमानत की राशि को लेकर जहां तक बात है और कितने जमानती होंगे उसके लिए जो है ट्रायल कोर्ट को बोला है वो निर्धारित है। कोई रोक ठोक नहीं है। ईडी ने इस बात का जिक्र जरूर किया था, लेकिन माननीय अदालत ने कहा कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज को लेकर कोई भी बंदिश नहीं है। वो पॉलिटिकल पर्सन है, उनको पूरा हक है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। ईडी को कोई एतराज नहीं है, यही खास बात है। संजय सिंह को जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी गदगद है, खुश है। लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले उनका एक बड़ा चेहरा जेल से बाहर आ गया है। लोकसभा चुनाव में संजय बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी के नेता आज फ्रंट फुट पर नजर आए। लेकिन सवाल तब भी जस का तस खड़ा है। क्या सुनीता केजरीवाल की ताजपोशी कराएंगे संजय सिंह? क्या संकट मोचक बनेंगे संजय सिंह? इन सवालों का जवाब आगे आपको मिलेगा। सुनीता केजरीवाल की ताजपोशी की सुगबुगाहट के बीच आज दिल्ली में कुछ डेवलपमेंट्स भी हुए हैं, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में फ्रंट फुट पर खेल रहे नेता जो आम आदमी पार्टी के हैं, सौरभ भारद्वाज और आतिशी, उनको सुन लीजिए। बेल को देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रश्न केंद्र सरकार के वकील से पूछे उनके जवाब उनके पास नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, एक आदमी है दिनेश अरोड़ा, उसके 1-2 बार नहीं 10 बार अलग अलग बयान दर्ज किए गए। 10 के 10 बयानों में उसने संजय सिंह का कोई जिक्र नहीं किया। आपने उसको अरेस्ट किया, उसको सरकारी गवाह बनाया, फिर आपने उसको दोबारा अरेस्ट कर लिया।
और फिर आप उसका एक 11वां बयान लेते हैं जिसमें वो संजय सिंह के विरोध में एक गोलमोल स्टेटमेंट दे देते हैं, तो ये कौन तय करेगा कि 10 स्टेटमेंट गलत थी और 11वीं स्टेटमेंट सही थी? दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने पूछी, इस पूरे के पूरे मामले में मनी ट्रेल कहाँ है, पैसे की रिकवरी कहाँ है? पैसा अगर कहीं खर्च हुआ तो आप बताइए कहाँ है? जो आपके गवाह हैं वो विश्वास योग्य नहीं है, जिसने पैसे दिए वो नहीं बोल रहा, जिसने पैसे लिए वो नहीं बोल रहा। तो ये पूरा का पूरा केस जो है डगमगाने लगा। और जब सबसे बड़ी अदालत की तरफ से बेल मिलती है तो इसका मतलब ये है सेक्शन 45 PMLA के तहत अगर बेल मिलती है और बेल अपोज की जाती है तो ये माना जाना चाहिए कि कोर्ट को लगा कि इस मामले के अंदर संजय सिंह दोषी नहीं है। आज ये पूरे देश को पता चल गया कि ये तथाकथित शराब घोटाला सिर्फ और सिर्फ अप्रूवर्स के, सरकारी गवाहों के दबाव पूर्वक लिए गए झूठे बयानों के आधार पर खड़ा हुआ है। अब सुनीता केजरीवाल की ताजपोशी को लेकर बड़े डेवलपमेंट्स का परीक्षण करेंगे। जब से सीएम अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं तभी से दिल्ली की गद्दी पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की ताजपोशी की चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है। संजय सिंह जेल से बाहर आने वाले हैं। दिल्ली में सस्पेंस बना हुआ है कि सीएम अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे या सरकार जेल से ही चलती रहेगी। इसी मुद्दे पर आज सुबह दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बड़ी मीटिंग सीएम आवास पर हुई। मीटिंग में पहुंचे पार्टी विधायकों ने सुनीता केजरीवाल के सामने अपना पक्ष रखा। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सुनीता केजरीवाल से कहा, अरविंद केजरीवाल को किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए, जेल से ही सरकार चलाते रहना चाहिए। आपके 62 विधायकों में से 55 विधायक इस मीटिंग में मौजूद रहे। एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली की सीएम बनाना चाहेंगे तो क्या बना सकते हैं? इसमें संवैधानिक दिक्कत क्या क्या होगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पटियाल ने दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल से बात की। आप भी सुन लीजिए। अपनी वाइफ को बनाना चाहते हैं या किसी और को बनाना चाहते हैं जो विधायक नहीं है तो ये पॉसिबल है। 6 महीने 6 महीने के बाद उसको इलेक्शन लड़के जीतना होता है, क्योंकि दिल्ली के इलेक्शन फरवरी में है, तो इसलिए शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन पे डिपेंड करता है कि आप बाई इलेक्शन करते हैं कि नहीं करते। मगर जनरली अगर एक वैकेंसी हो जाए और इस टाइप की वैकेंसी हो कि चीफ मिनिस्टर को ही लड़ना है तो इलेक्शन कमीशन बाय एंड लार्ज अलाउ कर देती है। एक एमएलए को रिज़ाइन करना पड़ेगा, एक एमएलए रिज़ाइन करेगा तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन को बाय लॉ बनाना पड़ेगा। अगर किसी नॉन एमएलए को बनाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 6 महीने में आप इलेक्शन करके उनको ला सकते हैं। केजरीवाल कब तक जेल में रहेंगे कोई नहीं जानता। दिल्ली की सरकार जेल से कब तक चलेगी ये भी कोई नहीं जानता। हम सब या तो नैतिकता समझते हैं या फिर कानून समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने आज कहा कि नैतिकता तो कहती है कि इस्तीफा दे देना चाहिए, कानून कहता है कि जेल से भी सरकार चला सकते हैं। ऐसे में फैसला सीएम अरविंद केजरीवाल को ही करना है। जेल बेल और चुनावी खेल में दिल्ली के लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, उनको मिलने वाली जन सुविधाओं पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अब पटियाल वोटर और राजनीतिक घटनाओं के असर का परीक्षण करेगा। 2024 चुनाव को दर्शक तक पहुंचाने की ये हमारी खास कोशिश है। इसमें हम आपको राज्य के हिसाब से वोटर पर क्या घटनाओं का असर होता है ये दिखाएंगे। वोट का अंतर भी लगातार आपको बताता रहूंगा। तो शुरुआत दिल्ली से करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा उठापटक तो यहीं पर हो रही है। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट है, अभी 7 की 7 बीजेपी के पास है। बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस बार इकट्ठा है। लेकिन दिल्ली की जनता किसके साथ है अब इसे समझिए और ये हमारे ट्रैकर के जरिए समझिए। एनडीए के खाते में 56% वोट है, जो अभी तक हमारा ट्रैकर सी वोटर के साथ किया हुआ ट्रैकर कहता है, और इंडिया के खाते में 37% वोट है, जबकि अन्य के पास 7% वोट है। दिल्ली की राजनीति पिछले 1 महीने में बहुत बदली है। सीएम केजरीवाल अपने ऑफिस से तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। इन राजनीतिक घटनाओं का असर भी दिख रहा है, लेकिन मार्च और अप्रैल के महीने में कितना अंतर आया अब वो समझ लीजिए। मार्च के महीने में
एनडीए के 57% वोट थे, जो अप्रैल में 56% रह गए, और मार्च में इंडिया के 36% से अप्रैल में बढ़कर 37% हो गए। इनको 1% का इजाफा मिला है, जबकि अन्य के पास पहले भी 7 थे और अब भी 7% वोट हैं। दिल्ली के बाद हरियाणा ले चलते हैं आपको। यहां लोकसभा की 10 सीटें हैं। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटा, नए मुख्यमंत्री बने, कैबिनेट भी बदल गई, नए मंत्री आ गए। इसका वोटर के मन पर क्या असर हुआ है, अब यह समझिए आप। हरियाणा में एनडीए के पास इस समय 54% वोट हैं और इंडिया के पास इस वक्त वहां पर 40% वोट हैं। आईएनएलडी के पास 2% और अन्य के पास 4% वोट हैं। अब मार्च और अप्रैल के महीने के अंतर को भी जान लीजिए, ताकि आपको घटनाओं के असर की पहचान हो सके। एनडीए के पास मार्च में 52% वोट था, अप्रैल में 54% हो गया, 2% बढ़ गया। इंडिया के पास मार्च में 38% था, अब वो 40% हो गया है, इनका भी 2% बढ़ गया। आईएनएलडी के पास पहले भी 2% था, अब भी 2% है, जबकि अन्य के खाते में मार्च में 8% था और अब कितना रह गया है, 4% वोट रह गया है। अब आपको देश के सबसे बड़े सूबे यूपी का हाल बता देते हैं। वहां भी काफी कुछ बदला है। यहां लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं, और यह कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही निकलता है। तो इस समय यहां पर वोटर के मन में कौन है? इस वक्त वोटर के मन में यह है कि एनडीए के पास 52% वोट बैंक है वहां का, और इंडिया के पास 36% वोट है। बीएसपी के पास 7%, अन्य के पास 5% वोट है इस वक्त। पिछले एक महीने में प्रदेश के भीतर कई बड़े बदलाव हुए, जिनका असर वोटर पर हुआ। वो क्या है, अब ये जान लीजिए आप। बीजेपी का आरएलडी से गठबंधन हुआ, यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ, दोनों गठबंधन के उम्मीदवारों का ऐलान भी हुआ। कांग्रेस और एसपी का गठबंधन फाइनल हुआ, मायावती ने गठबंधन का सस्पेंस खत्म किया। ये 4-5 बड़े सियासी घटनाक्रम हुए। इसका असर जानने के लिए मार्च और अप्रैल के वोट प्रतिशत का फर्क देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। एनडीए के पास मार्च में 51 और अप्रैल में 52% वोट था। इंडिया के पास मार्च में 35 और अप्रैल में 36। बीएसपी के पास मार्च में 8 और अप्रैल में 7% वोट बचा। अन्य के पास मार्च में 6 था, जो अप्रैल में 5% ही बचा। घटनाओं का वोट पर असल आपने और 3 राज्यों में जो असर देखा, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर तब जब आम चुनाव नजदीक हो। अब मैं आपको रोज ऐसे ही किसी न किसी राज्य पर राजनीतिक घटनाओं का असर दिखाता रहूंगा और उसका क्या वोट बैंक पर फर्क पड़ता है, यह भी समझाता रहूंगा। अब भारतीय राजनीति के सबसे खौफनाक शब्द का सबसे रोचक परीक्षण करेंगे। भारत में आजकल ईडी का बहुत शोर है। इसका फुल फॉर्म है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। यह देश में गलत पैसे की जांच करता है। आरोप है कि सरकार विरोधियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि खाता ना बही, जो ईडी कहे वही सही। उम्रदराज लोगों को तो यहां तक कहते सुना गया कि देश के इतिहास में ऐसी ताकतवर एजेंसी नहीं देखी जो एक ही समय में कई राज्यों में मुख्यमंत्री, मंत्री और दिग्गज नेताओं को जेल भेज दे। ईडी का एक्शन ऐसा धुआंधार है कि अंग्रेजी वर्णमाला में शायद ही कोई शब्द ऐसा हो जिससे बनने वाला नाम ईडी के शिकंजे में ना हो। हमारे रिसर्च विभाग ने ईडी की एक एबीसीडी तैयार की है। आप भी इसे देखिए, बड़ा दिलचस्प है और आपको मजा भी आएगा सुन के। ईडी की एबीसीडी में सबसे पहला अक्षर ए है और ए से अरविंद केजरीवाल, जो शराब नीति घोटाले में ईडी की कस्टडी में थे, अब तिहाड़ जेल पहुंच गए। दूसरा अक्षर है बी। एक अल्फाबेट से शुरू होने वाला यह नाम है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिन पर महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी ने चार्जशीट दायर की है। अब तीसरा अक्षर है सी। इसका मतलब है छगन भुजबल, जो एनसीपी नेता है और महाराष्ट्र सदन घोटाले में ईडी की टॉप लिस्ट में शामिल हैं। ये मैं वो बता रहा हूं जो ईडी के शिकंजे पर हैं और एबीसीडी के हिसाब से वो सारे नाम बता रहा हूं। चौथा अल्फाबेट डी है, यानी डी के शिव कुमार, कांग्रेस लीडर और कर्नाटक के डिप्टी सीएम हैं, जिन पर 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत भी दी थी। पांचवा अल्फाबेट है ई। ये जगह अभी खाली है, लेकिन इस जगह पर किसकी बारी होगी ये तो ईडी ही जानती है। छठा अल्फाबेट है एफ। इससे शुरू होता है नाम फारूक अब्दुल्ला का, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में ईडी ने आरोपी बनाया था। सातवां अक्षर है जी। इससे नाम शुरू होता है राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता गोविंद सिंह डोटासरा का।
इनके घर से लेकर इनके अन्य कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई थी और इन पर पेपर लीक का आरोप भी लगा था। 8वां अक्षर है एच और इससे शुरू होता है नाम झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का, जिन्हें 31 जनवरी को देर रात ईडी ने गिरफ्तार किया था। जमीन घोटाले का आरोप है सोरेन साहब पर। 9वां अक्षर है आई। ये जगह अभी खाली है, लेकिन इस जगह पर किसकी बारी होगी ये भी ईडी के अलावा और कोई नहीं जानता। 10वां अल्फाबेट है जे। इससे शुरू होता है ज्योति प्रियो मल्लिक, तृणमूल कांग्रेस के नेता और पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री भी रहे हैं। इन पर राशन घोटाले का आरोप लगा है, जिसके कारण ये फिलहाल जेल में बंद है। 11वां अल्फाबेट है के। इस अक्षर से किसका नाम शुरू होता है? के, कविता का नाम शुरू होता है। बीआरएस नेता और तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। दिल्ली के शराब घोटाले में आरोपी हैं। फिलहाल ये दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। 12वां अल्फाबेट है एल। इससे शुरू होता है नाम लालू प्रसाद यादव का, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी पार्टी के मुखिया हैं, जिन पर रेलवे में नौकरी के बदले जमीन हथियाने का आरोप लगा है। इनके खिलाफ भी जांच चल रही है। 13वां अल्फाबेट है एम। इससे जुड़ा नाम है मनीष सिसोदिया का, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। ये शिक्षा सुधार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिलहाल शराब नीति के कथित घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। 14वां अल्फाबेट है एन। एन से नवाब मलिक हैं, जो एनसीपी के नेता हैं, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। 15वां अक्षर है ओ। ये जगह अभी खाली है, लेकिन जल्द ही किसी की बारी आ सकती है इस पर भी। 16वां अल्फाबेट है पी। पी से जुड़ता है नाम कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम का, पूर्व केंद्रीय गृह और वित्त मंत्री रहे हैं। उनके खिलाफ भी जांच चल रही है। 17वां अल्फाबेट क्यू है, अभी ये जगह खाली है। 18वां अल्फाबेट कौन सा है? आर। आर से शुरू होता है राबड़ी देवी का नाम, लालू यादव की पत्नी है, जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोपी हैं। 19वां अक्षर है एस। नाम शुरू होता है इससे सत्येंद्र जैन का और संजय सिंह का, दोनों आम आदमी पार्टी के नेता हैं। ईडी की कार्रवाई से जेल के भीतर बंद हैं। एक को आज ही बेल मिली है। 20वां अक्षर है टी। टी से तेजस्वी यादव, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, लालू व राबड़ी देवी के बेटे भी हैं। इन पर भी जमीन के बदले नौकरी देने का आरोप है। इसके बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये 6 अक्षर बचे हैं। इन जगह पर अभी तक किसी बड़े आदमी का नाम नहीं चढ़ा है। तो ये सारी चीज हमने आपको बताई कि क्या है ईडी की एबीसीडी। गौरतलब है कि ये सभी विरोधी दल के नेता थे, कुछ अब सरकारी दल के साए में भी आ चुके हैं, यानी विरोध पक्ष को छोड़कर सरकार की तरफ आ चुके हैं। ये तो थी ईडी की एबीसीडी, और अब अखिलेश यादव का एक एब्रिविएशन आपको दिखाना है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नई वर्णमाला तैयार की है, जिसमें ईडी, सीबीआई और आईटी को लेकर कहा गया है कि अगर ईडी, सीबीआई और आईटी के पहले अक्षरों को एक क्रम में रख दें तो जो विन्यास बनता है वो है ईसीआई। अखिलेश यादव का दावा है कि देश में असली चुनाव यही करवा रहे हैं, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बन जाता है ये। अब ऐसा मुद्दा जिसका सरोकार देश के घर घर से है, बाजार या किसी भी ऑनलाइन ऐप से आप भी खाना मंगवाते होंगे, चाव से खुद भी खाते होंगे और अपनों को भी खिलाते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो ऑनलाइन फूड आप खा रहे हैं उसकी शुद्धता की गारंटी क्या है? आप तक जो खाना पहुंच रहा है उसकी शुद्धता का कोई माई बाप है या नहीं? आज पटियाल जनहित में देश को परोसे जाने वाले अशुद्ध खाने का शुद्ध परीक्षण करेगा, क्योंकि 2023 में भारतीयों ने 3 लाख करोड़ रुपए का ऑनलाइन फूड खरीदकर खाया है। यह बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। शुद्ध खाने में अशुद्धता की मात्रा नापें उससे पहले मैं आपको 4 तस्वीरें दिखाता हूं, जिससे जहरीले खाने की गंभीरता आप बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। पहली तस्वीर में समझिए, दिल्ली से सटे नोएडा के 168 फूड सैंपल सेहत के लिए हानिकारक पाए गए हैं, यानी जहर जैसे हैं ये। इसमें पनीर, खोया, चीज और मसाले जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। हैरानी की बात यह भी है कि नामचीन ढाबे और रेस्टोरेंट में जो कढ़ाई पनीर और चिली पनीर आप शौक से खाते हैं, उनकी क्वालिटी तो सबसे घातक निकली। नोएडा में खोया और पनीर के 47 सैंपल शुद्धता के पैमाने पर फेल रहे और 3.4 करोड़ का जुर्माना इनको लगाया गया इस अशुद्धता के लिए। और अब वो बच्चे सुन लें जो घर की रोटी से ज्यादा इडली वाली रोटी मतलब पिज्जा के चक्कर में परेशान रहते हैं। नामचीन कंपनी के पिज्जा आउटलेट पर भी रेड हुई थी। फूड सैंपल्स में गड़बड़ी निकली। पिज्जा कंपनी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगा। उसकी चीज और लाल मिर्च में कमी पाई गई। दूसरी तस्वीर पंजाब के पटियाला की है।
यहां 10 साल की मासूम बच्ची को जन्मदिन पर केक खाने के बदले दर्दनाक मौत मिली। केक जोमेटो ऐप से ऑनलाइन मंगवाया गया था। केक में जहर कहां से आ गया? सिस्टम घंटों बाद भी जांच के फेर में फंसा हुआ है। आखिर क्यों? 3 आरोपी पकड़े गए। क्या यह खानापूर्ति की गई है? जिस दुकान से केक आया था उसका मालिक अब तक फरार है। परिवार सदमे में है क्योंकि अब तक बेटी के असल गुनहगार पकड़ से बाहर है। तीसरी तस्वीर ऑनलाइन ऐप जोमेटो की है, जिस पर देश आंखें मूंद कर भरोसा कर लेता है। पटियाला की बेटी मानवी के परिवार ने भी किया था। इसी ऐप से ऑनलाइन केक मंगवाया था। पटियाल ने जनहित में जोमेटो से पूछा, मानवी की मौत का जिम्मेदार कौन है? जोमेटो ने 2 टके का जवाब दिया। कहा, आप खबर चलाइए, आपके इन सवालों का जवाब हम नहीं देंगे। मेरा सवाल फिर वही है कि जवाबदेही है तो किसकी? चौथी तस्वीर FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है, जिस पर देश के खाने की शुद्धता परखने का जिम्मा है। FSSAI के नियमों में जोमेटो जैसे ऑनलाइन फूड प्रोवाइडर की क्या जिम्मेदारी है? उनके जरिए प्रोवाइड कराने वाले खाने में कमी का जिम्मेदार कौन हो सकता है? कौन तय करेगा? FSSAI देश को शुद्ध खाने की गारंटी देने के लिए आखिर कर क्या रहा है? आज सिलसिलेवार तरीके से पटियाल जनहित में इन सवालों की तह तक जाएगा। सिचुएशन कितनी अलार्मिंग है और पटियाल क्यों आपको बार बार सचेत करना चाहता है? कहीं भी कुछ भी उठाकर आपने नहीं खा लेना है। अब इसके लिए मैं आपको नोएडा में बंट रहे जहरीले खाने की हकीकत दिखाने जा रहा हूं। हुआ यूं कि उत्तर प्रदेश के नामचीन रेस्तरां, पिज्जा आउटलेट और ढाबों में खाने की शुद्धता का परीक्षण FDA यानी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। FDA ने किस कैटेगरी के फूड में कितनी मिलावट पकड़ी, अब मैं आपको सावधान करने वाले वही आंकड़े दिखाता हूं। अप्रैल 2023 में और अप्रैल 2000 फरवरी तक, इन साल के बीच में FDA ने नोएडा में खाने और दूध की दुकानों में 846 सैंपल लिए। इनमें से 168 को असुरक्षित और 79 को गलत ब्रांडिंग के साथ पाया गया। खाने की चीज कैटेगरी में कितनी अशुद्धता पकड़ी गई, अब मैं आपको यह भी बताता हूं। जानलेवा क्या पाया गया? पनीर के 47 सैंपल, खोया के 32 सैंपल, मसालों के 15 सैंपल। इन्हें खाने के बाद जान भी जा सकती है। अब जो मानक पर खरे नहीं उतरे, यानी वो 226 प्रोडक्ट्स कौन कौन से थे, उनको ध्यान से देखिए। इनमें दूध से बने 62 प्रोडक्ट से, पनीर और मसालों से बने 26 प्रोडक्ट से और खोया से बने 16 प्रोडक्ट शामिल थे जो क्वालिटी सैंपल फेल कर गए। अब मैं आपको बताता हूं असली ब्रांड के नाम पर कितने नकली प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हम खा जाते हैं उनको और वो हमारी जान के दुश्मन है, हमारी सेहत के दुश्मन है। गलत ब्रांडिंग के कुल 79 प्रोडक्ट्स जो हैं पकड़ में आए, उनमें मिठाई और दूध के 26 प्रोडक्ट्स शामिल थे। स्नैक्स और अन्य 30 प्रोडक्ट्स नकली पाए गए। पिज्जा की एक नामी दुकान पर छापे में सैंपल क्वालिटी भी खराब पाई गई। कंपनी के आउटलेट पर 3.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। रेड चिली फ्लेक्स सैंपल भी खराब मिले, इस पर 2,09,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। असली नकली खाने की पहचान कैसे होती है? अब आपके मन में भी ये सवाल चल रहा होगा। लोगों को जानलेवा खाने के लिए इस सिस्टम को क्या करना चाहिए? जोमेटो जैसे ऑनलाइन ऐप से घर पर खाना खाने वाले जो लोग हैं, उनके बारे में परीक्षण बनता है। जनहित में पटियाल ने इन सवालों का जवाब जानने के लिए गौतम बुद्ध नगर के फूड सिक्योरिटी ऑफिसर से पूछा। उन्होंने जो कहा, आपको भी वो सावधान करेगा। लिए हमारे यहाँ हर क्षेत्र में एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी तैनात है, जिसका नंबर सब जगह डिस्प्ले रहता है। फॉस्कोस पोर्टल पे भी सरकार शिकायत की जा सकती है। IGRS पे भी हमें शिकायतें प्राप्त होती हैं, सीधे कार्यालय में भी प्राप्त होती है। इस हेतु उस क्षेत्र का खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उसका निस्तारण तुरंत किया जाता है। जैसे जोमेटो है, तो कोई आप कंपनी है, उससे कोई आप लोगों से परमिशन लेते हैं? जी, जोमेटो वगैरह ये सर्विस प्रोवाइडर जिस भी रेस्टोरेंट से लेते हैं, तो हमारे विभाग के लोग ये चाहते हैं और ये चेक करते हैं, सुनिश्चित कराया जाता है कि उनके पास लाइसेंस हो, जिससे कि अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसका निस्तारण तत्काल कर दिया जाए। अब मैं आपको लेकर चलता हूं पटियाला। यहां एक परिवार की बेटी इंसाफ की जंग लड़ रहा है। पूरा परिवार और सिस्टम जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। याद है, कल मैंने आपको 10 साल की मानवी की खबर दिखाई थी। मानवी के परिवार ने बेटी के बर्थडे पर ऑनलाइन केक ऑर्डर किया था। केक जहरीला था, खाकर मानवी की मौत हो गई। परिवार शिकायत लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट के पास गया। अफसरों ने पल्ला झाड़ लिया।
कहा हम चलती दुकान की जांच करते हैं, ऑनलाइन ऐप पर मिलने वाले खाने की नहीं करते। अब मैं आपको जोमेटो के बिल की वो रसीद दिखाता हूं जो मानसी के परिवार को जोमेटो की तरफ से मिली थी। ध्यान से देखिएगा इसे। बिल में सबसे ऊपर जोमेटो कंपनी का नाम लिखा हुआ है, साथ में यह भी मेंशन है कि बिल पक्का है और ओरिजिनल है। बिल पर ग्राहक का नाम लिखा है कल्पना। कल्पना ने ही अपनी 10 साल की बहन मानसी के लिए एक चॉकलेट केक ऑर्डर किया था जिसकी कुल कीमत 352 रुपए थी। यह केक जिस रेस्तरां से आया उसका एड्रेस भी बिल पर लिखा हुआ है। रेस्तरां का नाम है केक कान्हा और एड्रेस है 249 249 पीली सड़क रोड, अदालत बाजार, पटियाला। 24 मार्च 2024 को यह मानवी के घर पर डिलीवर हुआ था, जिस केक को खाने के बाद ही मानवी की हालत बिगड़ी और फिर उसकी जान चली गई। क्या जोमेटो जैसे ऐप ऑनलाइन फूड के लिए शुद्धता की गारंटी देते हैं? सोचा कभी आपने? इसलिए जिम्मेदारी तो जोमेटो की भी बनती है। अब मैं आपको बताता हूं कि किसी प्रोडक्ट सेलर को अपना प्लेटफॉर्म देने के लिए जोमेटो उससे क्या क्या मांगता है, कौन कौन से दुकानदार उसके प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए उसके पास, रेगुलर GST नंबर होना चाहिए, रेस्तरां का मेन्यू कार्ड होना चाहिए, रेस्तरां मालिक के पैन कार्ड की कॉपी लेता है जोमेटो, बैंक अकाउंट की डिटेल्स लेता है और टॉप 5 डिशेस जो होते हैं उसका फोटो लेता है। दावा है कि मानवी के परिवार से जिस रेस्तरां से केक खरीदा था वो कागजों में तो चल रहा था। जब जोमेटो अपनी इतनी पर्सनल डिटेल किसी भी रेस्तरां या फूड आउटलेट से लेता है तो फिर जवाबदेही तो उसकी भी बनती है ना। इसीलिए मैंने जनहित में जोमेटो से सवाल पूछे। पटियाला ने जोमेटो से पूछा कि पटियाला की घटना के बाद आपने क्या एक्शन लिया, तो उनकी मैनेजमेंट से हम जवाब चाहते थे। आगे हमने पूछा क्या आपने ऐसे सख्त कदम उठाए जिससे मानसी जैसी मौत किसी और ग्राहक को ना मिले। जोमेटो जिन रेस्तरां या फूड आउटलेट्स को अपना प्लेटफॉर्म देता है उनकी खाने की शुद्धता मापने का पैमाना आखिर क्या है। जोमेटो मैनेजमेंट ने ऑन कैमरा हमें कुछ भी बोलने से मना कर दिया। अब मैं आपको जोमेटो के जवाब की कुछ बड़ी बातें बताता हूं। जोमेटो कंपनी का PR देख रही सौम्या जैन, जो कंपनी की एसोसिएट डायरेक्टर भी हैं। सौम्या ने कहा आप अपनी स्टोरी चलाते रहिए, हम इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। अपनी इंटरनल एक्शन हम ले रहे हैं, यानी कंपनी इंटरनल एक्शन ले रही है। पटियाल ने मेल पर भी कंपनी से जवाब मांगा, वहां से क्या जवाब आया ये भी जान लीजिए। एज इन्फॉर्म्ड वी विल नॉट बी कमेंटिंग ऑन दिस, यानी कंपनी ने कह दिया कि हम इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये जवाब ABP न्यूज को जोमेटो कंपनी की तरफ से दिया गया हमारे सवालों पर। जोमेटो मैनेजमेंट को दिन भर हमारी रिपोर्टर रिया ट्रेस करती रही ताकि हम सोच रहे थे कि बात हो जाए और दर्शकों के और जो उनके ऑर्डर और कंज्यूमर है उसके मतलब की कोई बात निकल जाए। जोमेटो का रुख कैसा था रिया की इस रिपोर्ट में आपको ये भी पता चल जाएगा। पटियाला में जोमेटो के जरिए ऑर्डर किया गया केक खाने से एक बच्ची की मौत हो जाती है और इस पूरे मामले पर ABP न्यूज़ लगातार जोमेटो से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। हमने कल फ़ोन और ईमेल के जरिए जोमेटो से बात की थी जिस पर उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया और उन्होंने कहा कि ये जो मामला है ये पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहे हैं और उन्होंने उस रेस्टोरेंट को डीलिस्ट भी कर दिया है। हालांकि कुछ और सवाल भी थे जो ABP न्यूज़ ने जोमेटो से किए जिनका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला है, जिसमें पहला सवाल ये था कि ये जो केक है ये जोमेटो के जरिए ऑर्डर किया गया, तो क्या जोमेटो की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, क्या उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। और दूसरा सवाल ये था कि क्या कोई भी कंपनी जोमेटो के साथ अपने आप को लिस्ट कर सकती है, क्या जो खाना ऑर्डर किया जाता है उसका कोई क्वालिटी चेक जोमेटो करता है और ये जो कंपनीज लिस्ट होती है क्या इनका कोई फीडबैक होता है, क्योंकि जोमेटो का जो फीडबैक है वो काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है। तो ये सब सवाल जोमेटो से किए गए, इनका कल भी जवाब नहीं मिला और आज भी जवाब का इंतजार किया गया जो नहीं मिला और जोमेटो अभी भी अपने स्टेटमेंट पर कायम है। जोमेटो ने ना सिर्फ जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा बल्कि गेंद FSSAI के पाले में फेंक दी। अब मेरा सवाल है कि क्या जोमेटो पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जोमेटो जैसे ऑनलाइन फूड प्रोवाइडर अगर जानलेवा गलती करते हैं तो कानून में क्या प्रावधान है। जोमेटो को उपभोक्ता मामलों के जानकार का ये जवाब जरूर देखना चाहिए और सुनना भी चाहिए। उनको एक नालिश पेश करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन में,
जहां पर उनको हजाना मांगना चाहिए, कोई नो कॉम्पनसेशन, क्षति का पूर्ति मांगनी चाहिए। जैसे लाइव चला गया तो लाइव के जो कॉम्पनसेशन है वो मांगना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन में इमीडिएटली जोमेटो के अगेंस्ट में। अब जोमेटो किससे लिया, कैसे लिया, वो प्रूव करे, वो एविडेंस दें और उनको भी पार्टी किया जा सकता है। लेकिन परिवार को तुरंत, हम समझते हैं कि उनको तुरंत नालिश करना चाहिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कॉम्पनसेशन के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो जिले में ये घटना हुआ है। और आजकल वो भी आसान हो गया है, ई दाखिल है, घर बैठे वो नालिश कर सकते हैं ऑनलाइन। जोमेटो कंपनी अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती, उस पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। लीगल एक्सपर्ट का यही दावा है। अब मैं आपको बताता हूं कि देश में ऑनलाइन खाने का कितना बड़ा कारोबार है, लेकिन पहले जोमेटो की कमाई का लेखा जोखा देख लीजिए। जोमेटो गुरुग्राम बेस्ड कंपनी है। कंपनी के सीईओ कौन है? दीपेंद्र गोयल है। 3 लाख डिलीवरी पार्टनर के साथ कंपनी का करार है। अक्टूबर से दिसंबर 2023 के बीच जोमेटो ने 138 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। देश में ऑनलाइन फूड इंडस्ट्री का कुल कितना कारोबार है, इसका पटियाल ने परीक्षण किया। देश में ऑनलाइन फूड इंडस्ट्री का सालाना 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कारोबार है। देश में 5 लाख से ज्यादा डिलीवरी बॉय हैं जो अलग अलग कंपनियों से जुड़े हुए हैं और सामान या खाने पीने की सप्लाई करते हैं। यहां पटियाल का एक सवाल है जिसका जवाब आप भी जानना चाहते होंगे। कंपनियां आती हैं, सामान बेचती हैं और नियम तोड़ती हैं, उन्हें रोकने वाला देश में कौन है? क्या देश में ऐसे गड़बड़ झाले रोकने के लिए फुल स्ट्रेंथ मौजूद है? मैंने इसका भी परीक्षण किया। मिलावट की जांच का जिम्मा FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के पास है, जो पहले ही स्टाफ की कमी से परेशान है। FSSAI को 4029 फूड सेफ्टी अफसर्स की जरूरत है और अभी पूरे देश में सिर्फ 2537 फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर उसके पास मौजूद हैं, यानी 37% अफसरों की कमी है। वैसे हर जिले में एक DO यानी डेजिग्नेटेड ऑफिसर होना चाहिए उसके पास। इस हिसाब से 855 DO होने चाहिए। पोस्ट भी है इसकी, लेकिन DO की संख्या अभी सिर्फ 656 ही है। अब सवाल यह है कि जोमेटो जैसी कंपनी को FSSAI से अप्रूवल कैसे मिलता है? FSSAI कैसे ऑनलाइन कंपनियों के खाने की जांच करती है? अगर जांच कर ही नहीं सकती तो फिर लाइसेंस देने का हक उसे कैसे है? हमारी रिपोर्टर रिया ने इन सवालों को लेकर FSSAI से संपर्क किया। FSSAI ने भी कहा कि अब ये भी जान लीजिए कि उनका जवाब क्या था। इस पूरे केस की पड़ताल करते हुए जब अगली कड़ी यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तक जब ABP न्यूज़ पहुंचा तो हमने PR टीम से फ़ोन पर बात की और उनसे कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश की, जिसमें सबसे पहला सवाल ये था कि जब जोमेटो जैसा कोई संस्थान अपना काम अपने आप को क्या वो रजिस्टर करता है? यदि वो रजिस्टर करता है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? और दूसरा सवाल ये जानने की कोशिश की कि जब जोमेटो जैसे संस्थान कुछ और किचन से जुड़ते हैं और वो देश के अलग अलग हिस्सों में खाना पहुंचाते हैं या लोग वहां से ऑर्डर करते हैं, तो क्या इसका कोई क्वालिटी चेक होता है? क्या FSSAI के लेवल पर इसका कोई क्वालिटी चेक होता है? क्या कोई अप्रूवल मिलता है? हमें टीम ने एक ईमेल ID दी और हमें मेल करने के लिए कहा गया। ये सभी सवाल हमने मेल किए और जवाब का अभी ABP न्यूज़ इंतजार कर रहा है। पब्लिक इंटरेस्ट में अब पटियाल देश में सरकारी नौकरी के कम होते मौके और इसके बावजूद सरकारी नौकरी को लेकर लगातार बढ़ते क्रेज का परीक्षण करेगा। क्यों है ये क्रेज? इसके लिए सबसे पहले आप ये 4 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर उत्तराखंड में आज हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली की है, जहां PM ने समझाया कि अर्थव्यवस्था में सुधार के मतलब क्या होते हैं। दूसरी तस्वीर बिहार के बेगूसराय की है। एक शादी हुई थी जिसका परिवार इसे पकड़ा हुआ शादी बता रहा है, क्योंकि सिर झुकाए नजर आ रहा दूल्हा सरकारी बाबू इसी तस्वीर में सरकारी नौकरी को लेकर सबसे बड़ा संदेश दे रहा है। तीसरी तस्वीर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की है। इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने बेरोजगारी और नौकरी पर रिपोर्ट दी है। ILO की ताजा आंकड़ों की थोड़ी सी देर बाद पटियाल सारे आंकड़े इसके सामने रखेगा। लेकिन चौथी तस्वीर देश भर के पॉलिटिकल प्रोग्राम में दिख रहे नौजवानों की है।
जो चुनावी सीजन के चलते इस वक्त वोटर में तब्दील हो चुके हैं। नौकरी और रोजगार तलाश रहे ऐसे ही नौजवानों को आज पीएम मोदी ने रुद्रपुर की चुनावी रैली में बड़ा संदेश दिया और समझाया कि जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा तो देश में असल में क्या बदल जाएगा। साथियों, आप जानते हैं कि मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की गारंटी दी है। तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत का मतलब है लोगों की कमाई बढ़ेगी, लोगों को नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, गांव हो शहर हो सुविधा बढ़ेगी। पीएम मोदी को आपने सुना, मजबूत अर्थव्यवस्था का मतलब देश के रोजगार और नौकरी की गारंटी, लेकिन भारत में नौकरी का मतलब बिना जोखिम सुरक्षित भविष्य है। इसीलिए नौजवान बिजनेस से ज्यादा नौकरी को तरजीह देते हैं और नौकरी अगर सरकारी मिल जाए तो फिर क्या कहने। इसीलिए बिहार के बेगूसराय में रिंटू कुमार को एक लड़की का परिवार मंदिर में बुलाकर दूल्हा बनाता है और अपनी बेटी के साथ पकड़ा हुआ शादी करवा देता है, क्योंकि रिंटू कुमार राजस्व विभाग में सरकारी नौकरी करते हैं। क्योंकि भारतीय समाज में बिजनेस और प्राइवेट जॉब्स नहीं बल्कि सरकारी नौकरी करने वाले का फ्यूचर सबसे सेफ और सिक्योर माना जाता है। इसी बात को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भारत में सरकारी नौकरी और बेरोजगारी पर अपने ताजे आंकड़ों में भी डिकोड करता है। आईएलओ ने आंकड़े बताते हैं उसके कि नौकरी के टोटे के बावजूद भारत में सरकारी नौकरी का क्रेज बरकरार है। आईएलओ के आंकड़ों के मुताबिक देश की आबादी में 15 से 64 साल तक की उम्र की सीमा 97 करोड़ 20 लाख लोग इनमें ऐसे हैं जो कामकाज कर सकते हैं। इनमें से 58 करोड़ 6 लाख लोग ऐसे हैं सरकारी, प्राइवेट नौकरी और संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र के अलावा रोजगार से जुड़े हुए हैं। देश के संगठित क्षेत्र जिसके सरकारी और प्राइवेट को मिला दें तो 15 करोड़ 20 लाख कर्मचारी हैं, जो देश में नौकरी रोजगार से जुड़े लोगों का सिर्फ 25% बनता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों को जोड़कर देश में करीब 1 करोड़ 40 लाख कर्मचारी हैं। यहां आपके लिए गौर करने वाली बात यह भी है कि देश में नौकरी या रोजगार करने वाले 100 लोगों में से सिर्फ 2 लोग, जी हां, सिर्फ 2 लोग सरकारी नौकरी करते हैं। अंदाजा लगा लिया ना। भारतीय समाज के मिडिल क्लास और इकोनॉमी वीकर सेक्शन के बीच शिक्षा का सबसे बड़ा मकसद है नौकरी। सरकारी नौकरी के लिए होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नौजवान और बेरोजगारों की भीड़ इस बात पर मोहर लगा देती है। अब पटियाल आपको एक आंकड़ा दिखाना चाह रहा है जिसे देखने के बाद साफ हो जाएगा कि नौजवानों के बीच सरकारी नौकरी पाने की कितनी डिमांड है। 26.90% यानी 1/4 से भी ज्यादा नौजवान पढ़ाई के बाद सिर्फ सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, किसी भी ग्रेड की हो। 15% जॉब सीकर्स जो आते हैं वो सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं। 10% नौजवान हाई एंड प्रोफेशनल और टेक्निकल जॉब्स में जाना चाहते हैं। 8.70% नौजवान चाहते हैं कि पढ़ाई के बाद कोई भी प्राइवेट जॉब मिल जाए। 7.20% नौजवान लो एंड प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल जॉब्स में काम चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पढ़ाई के बाद 5.90% नौजवान बैंकिंग से जुड़ी नौकरी पाने की कोशिश करते हैं। 3.50% कंप्यूटर ऑपरेटर, 2.60% सेना, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज में जाने के इच्छुक होते हैं। 1.80% लोग पढ़ाई के बाद रेलवे की नौकरी करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। इन सब के बाद 17.70% नौजवान ऐसे भी हैं जिनके पास एक सवाल का जवाब नहीं है कि वो किस तरह की नौकरी या काम में दिलचस्पी रखते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं। रोजगार और भविष्य के बढ़ते विकल्पों के बीच सरकारी नौकरी के लेकर नौजवानों में आज इतना क्रेज क्यों है? वो कौन सी चीज है जो प्राइवेट और सरकारी नौकरी के बीच फर्क पैदा करती है? अब आप इसे भी समझ लीजिए। लो स्किल सरकारी नौकरी की तनख्वाह जो होती है 33,000 रुपए से ज्यादा नहीं होती, लेकिन लो स्किल प्राइवेट जॉब में शुरुआती सैलरी 10,000 तक की होती है। सरकारी नौकरी में सैलरी के अलावा HRA, DA और ज्यादा छुट्टियां भी होती हैं। प्राइवेट नौकरी में
छुट्टियां और सुविधाएं दोनों कम होती हैं। सरकारी नौकरी में जॉब सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन प्राइवेट जॉब में भरोसा नहीं होता कब तक नौकरी ठीक ठाक चलती रहेगी। प्राइवेट नौकरियों को लेकर यही डर नौजवानों को सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित करता है, खींचता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है प्राइवेट सेक्टर भले ही रेगुलर हो, लेकिन उनमें सैलरी, छुट्टियां और सुविधाएं कम होती हैं। सिर्फ 50% प्राइवेट जॉब में ही तय समय पर सैलरी मिलती है। सिर्फ 47% प्राइवेट नौकरियों में छुट्टी लेने पर सैलरी नहीं कटती है। असंगठित क्षेत्र की 43 करोड़ से ज्यादा नौकरियों में काम करने के हालात बेहद खराब हैं। इसीलिए पुलिस के 60,000 पदों के लिए जब यूपी में भर्तियां निकलती तो 48 लाख से ज्यादा आवेदन आ जाते हैं। इसके बाद जो भर्ती परीक्षाएं पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दी जाती हैं, उनको लेकर भी चिंता की कई बातें हैं, लेकिन बावजूद उसके क्रेज किसका है? सरकारी नौकरी। पब्लिक इंटरेस्ट में अब पटियाला ऑनलाइन मैरिज के डिजिटल फ्रॉड का परीक्षण करेगा। ऑनलाइन मैरिज पोर्टल में जीवन साथी की जगह वसूली भाई मिल रहे हैं। जीवन साथी होने का दावा करते हैं, फिर जमा पूंजी लूटकर रफू चक्कर हो जाते हैं। दिल्ली में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक आरोपी ने 70 महिलाओं को शादी के नाम पर लूट लिया। ऐसा करने के लिए वो एक आदमी डॉक्टर, इंजीनियर और सरकारी अधिकारी के फेक प्रोफाइल बनाता था। इस घोटाले में अब तक केवल एक पीड़ित ने शिकायत दी है, जिससे 1 लाख रुपए ठग लिए गए थे। बाकी 69 विक्टिम अभी चुप हैं। आरोपी अपने एक साथी के साथ पकड़ा जा चुका है। वैसे तो आरोपी बीमा एजेंट है, लेकिन उसका असली काम नकली मैरिज प्रोफाइल पर असली ठगी करने का ही था। अब मैं आपको एक विक्टिम का ऑडियो मैसेज सुनाता हूं, जिससे यह जानकारी मिलती है कि ये लुटेरे शादी के नाम पर कैसे पैसा ऐंठ लेते थे, ठग लेते थे। हम लोग कनेक्ट हुए थे शादी.com के थ्रू। इन्होंने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज किया था, फिर हम लोग व्हाट्सएप से कनेक्ट हुए। ओके। देन उन्होंने मुझे कुछ 50 से 60 अपनी फोटोग्राफ्स भेजे थे विद अ पैन कार्ड, जिसमें फेसबुक का लिंक भी था और लिंक्डइन का भी लिंक था इनके प्रोफाइल का। ही क्लेम्ड कि ये किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इन्होंने बताया कि ये इनका कोई नासा में सिलेक्शन हो रखा है, जिसके लिए इनको वाराणसी जाना है। He had called me up from वाराणसी कि मेरा वॉलेट चोरी हो गया। मैं गंगा आरती में गया हुआ था और मेरा वॉलेट चोरी हो गया और मेरा कुछ भी नहीं चल रहा। मैंने कार्ड वगैरह सब कुछ बंद कर दिया, पुलिस में मैंने FIR लिखा दिया है, बट मुझे अभी मेरा पेटीएम नहीं चल रहा है। सो उन्होंने बोला कि 10 रुपया मुझे खाली एक बार करके देखो, मुझे चेक करना है कि मेरा पेटीएम चल रहा है या नहीं। और मैंने 10 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिया पेटीएम से। देन इसने मेरे को बोला कि मैं 1 रुपया तुम्हें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, उसे एक्सेप्ट कर लेना। ऑल्दो मुझे पता है कि ये सब कुछ साइबर क्राइम होता है, बट उस वक्त दिमाग में नहीं आया, क्योंकि वही चीज़ें नहीं थी। सब कुछ ऐसा लग रहा था कि कोई शादी के लिए बात कर, कोई क्यों नहीं करेगा ऐसा सब कुछ। मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद से ना तो मेरे पास कोई मैसेज आया था बैंक से रिलेटेड, ना ही कुछ आया। हो सकता है मेरा फ़ोन वो हैक हो चुका था उस वक्त, जो मुझे नहीं पता था। मैं एक अपना कुछ तो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल ट्रांसफ़र कर रही, पे कर रही थी एक्चुअली। देन आई रियलाइज़ कि मेरे अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है कुछ भी। और फिर उसके बाद जब मैंने वो बैंक की डिटेल्स सब देखी, तो उसी पेटीएम नंबर पे ही सारा का सारा गया हुआ था वो पैसा। 1 लाख से ज़्यादा का अमाउंट था। सुना आपने? वेबसाइट पर जुड़े, करीब आए, फिर मजबूरी बताकर पैसे ऐंठ लिए और फरार हो गए। अब आप इस केस की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी को ध्यान से सुनिए। इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको ऑनलाइन मैरिजेज या फिर शादी वाले ऐप पर क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसमें जिस फ़ोन से बात हुई है उसके IP एड्रेस से भी हमें पता चला, और अकाउंट से कि वो किसके अकाउंट में जा रहे हैं। तो जब एक ही आदमी मिलता है हमें, तो इससे कंफर्म हो गया कि वो एक ही मुलजिम है जिसने ये सब कार्य किया है। लेकिन हो सकता है कि बाकी लोगों के साथ भी उसने इस तरह से ठगी की हो। तो इसमें जो इस तरह से इस पे प्रोफाइल सर्च करते हैं या जो मैरिज के रिगार्डिंग, उनको थोड़ी उसमें सावधानी रखनी चाहिए और अपनी पहली बातचीत में या सारी अपनी पर्सनल डिटेल उनको नहीं देनी चाहिए। आप ये मत सोचिए कि ये 70 लड़कियों की कहानी है। अब मैं आपको ये आंकड़ा दिखाता हूं और ये बताने भी जा रहा हूं, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि देश में होने वाली कुल शादियों का कितना प्रतिशत लड़के या लड़कियां इस खतरे के चंगुल में आ सकते हैं। ये नंबर बहुत बड़ा है। साल 2020 में होने वाली शादियों में 47% शादियां ऑनलाइन हुई हैं, यानी देश में
100 में से 47 शादियां ऑनलाइन सिस्टम से हो रही हैं, तो ये सब लोग ऐसे ठगों का आसानी से शिकार बन सकते हैं। अब और हैरान करने वाला एक और आंकड़ा आपको दिखाता हूं मैं। साल 2023 में 100 में से 58 शादियां ऑनलाइन हुई। कहने का मतलब यह है कि ऑनलाइन शादियां तेजी से बढ़ रही हैं। 2020 से 2023 मतलब 3 साल में करीब इसमें 11% की ग्रोथ देखी गई है। चलिए अब वक्त हो गया आपके कमेंट्स का, देख लेते हैं आपने क्या लिखकर भेजा है हमारे शो पर। नीलम वर्मा कहती हैं कि ये मेरे साथ भी वही हो चुका है जो मैंने लहंगा दुपट्टा खरीदा था। ये ऑनलाइन शॉपिंग पर इन्होंने रिएक्ट किया है, जो हमने कल आपको खबर दिखाई थी कि रसीद लेना जरूरी है जब वापसी का सामान होता है। लेकिन अब वक्त हो गया है हमारे जाने का। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। कल फिर आपसे रात 9 बजे मुलाकात होगी और एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। शुभ रात्रि।